हो गया, हो गया। हाँ, तो देखिए कल जो था, कल चैप्टर था ध्वनि से संबंधित, हमने पॉइंट बताए थे। थोड़ी इसको मिटा दें पहले। आज जो साइंस में अपना है, वो साइंस में आज अपना है ऊष्मा। तो देखिए जो साइंस में आज अपना ऊष्मा के बारे में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, वो आज हमने इस पर लिखे हैं, इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इधर पे दिया है अपना कि ऊष्मा क्या है। तो आप सभी जानते होंगे ऊष्मा एक हीट है, एक गर्माहट है। आम भाषा में कह सकते हैं कि जो गर्मी होती है, जो ऊष्मा आती है, ये जो ताप होता है, ताप का एक दूसरा रूप होता है, जिसे हम आम भाषा में ऊष्मा कहते हैं। लेकिन साइंस में इसके बहुत महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऊष्मा क्या है। तो यह बाह्य ऊर्जा है। देखिए एक प्रकार की ऊष्मा क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है। वास्तव में हमने बताई थी जब ऊर्जा चैप्टर पढ़ाया था कि ऊर्जा वैसे तो दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का बताया था mgh। लेकिन ये तो ऊर्जा थी, लेकिन जब ऊर्जा गर्माहट का रूप ले लेती है, एक प्रकार का गर्मी का रूप ले लेती है, तो वह ऊष्मा कहलाने लगती है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऊष्मा क्या है, तो यह बाह्य ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे रूप में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित हो जाती है। तापांतर का मतलब होता है ताप, अधिक ताप का परिवर्तन। देखिए तापांतर मतलब जैसे एक अगर हम गर्म वस्तु रखें और उसके बगल में अगर हम ठंडी वस्तु रख दें, तो ठंडी वस्तु और गर्म वस्तु को अगर चिपका के रख दें, तो गर्म वस्तु का टेम्परेचर उस ठंडी वस्तु की ओर जाता है, जब तक जाता है जब तक दोनों के ताप सामान्य हो जाएं। तो एक तरफ से दूसरे तरफ ताप का जाना ही क्या कहलाता है, ऊष्मा परिवर्तन कहलाता है। इतना ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तापांतर होता है। एक वस्तु से दूसरे रूप में जब ऊष्मा जाती है, तो वो निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर। उसके द्रव्यमान पर कैसा निर्भर करती है, अगर वस्तु का द्रव्यमान जाना है तो वह ताप जो उसका ऊष्मा है वह कम हो पाएगी। जैसे अगर देखें, हम कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम 5 लीटर एक गर्म पानी लें, 5 लीटर एक गर्म पानी लें और 1 लीटर हम इसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, तो जो इसका टेम्परेचर होगा ठंडे पानी का, जो गर्म हो जाएगा, और ये गर्म जब तक एक सा दोनों का मिलकर एक सा हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जे वाला कम मिलाया है, इसलिए इसने इसको प्रभावित किया है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती, इसकी मात्रा कम होती, तो जैसे कम ताप बढ़ा पाता। मतलब जितना द्रव्यमान होगा उसी हिसाब से ताप का मान बढ़ता है। ये लाइन है। अभी इससे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या उठते हैं इतना ध्यान बाद में बताते हैं, लेकिन इसमें जो लाइन महत्वपूर्ण है, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि जो ऊष्मा है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उसके वजन पर निर्भर करती है। अगर ज़्यादा वजन वाली वस्तु होगी तो उसमें ताप की मात्रा ज़्यादा होगी, ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होगी। और अगर छोटी वस्तु होगी तो उसमें ऊष्मा की मात्रा कम होगी, मतलब वो हीट कम होगा। इसके बाद चलते हैं आगे कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक क्या है, मतलब ऊष्मा को किस में मापा जाता है। तो ऊष्मा का जो मात्रक है वो जूल भी है, कैलोरी भी है तथा किलो कैलोरी भी है। जब अपन जूल से आगे बढ़ाते हैं, कोई ज़्यादा मात्रा में मापते हैं, तो वो किलो कैलोरी कहलाने लगता है। लेकिन जो जूल है वो इस ऊष्मा की सबसे छोटी इकाई है, जूल। और जूल ऊर्जा की भी इकाई होती है, कार्य की इकाई भी जूल होती है। देखिए 3 की इकाई जूल है, कार्य की इकाई भी जूल होती है, और इसके बाद ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है। और ऊर्जा जो है वो एक ऊष्मा का ही रूप है, या कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही है, इसलिए इसकी भी इकाई है, वो क्या है, जूल है। तो जूल 3 यूनिटों की इकाई है, 3 मतलब उनकी मुख्य रूप में इकाई है जूल। इसके बाद इसकी मुख्य रूप से कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है। यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है कि 1 किलो कैलोरी बराबर जो होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 कैलोरी होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये कभी कभी ऑब्जेक्ट में आता है। इसके बाद चलते हैं महत्वपूर्ण लाइनों पर। यहाँ पे हमने पहले नंबर पे एक भाषा लिखी है, इधर पे पॉइंट लिखा है अवस्था परिवर्तन। देखिए अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो ताप नहीं बदलता अवस्था परिवर्तन में, कहने का मतलब इसकी भाषा को समझाते हैं। जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तो उसका ताप परिवर्तित नहीं होता है। इसे हम साइंस की भाषा में अवस्था परिवर्तन कहते हैं। मतलब उस पदार्थ की अगर अवस्था बदल जाए, ठोस वाली वस्तु द्रव में बदल जाए या द्रव्य वाली वस्तु गैस में बदल जाए, अवस्था जब बदल जाती है तो उसे हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में ताप नहीं बदलता है, ताप वही का वही बना रहता है।
इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एक तरफ के बिंदु। ये सब जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये सब ऊष्मा से संबंधित हैं। तो हमने यहाँ पे जो त्रिक बिंदु लिखा है, त्रिक बिंदु कहा कहलाता है, तो वह ताप बिंदु या वह ऊष्मा का वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। मतलब जो ठोस की अवस्था है, गैस की अवस्था है, द्रव की अवस्था है, जब ये तीनों अवस्थाएं जिस बिंदु पर, जिस टेम्परेचर पे एक ही U में पाई जाएं, एक ही इसमें आ जाएं, ऐसा बिंदु जिनमें तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हों, इसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक का मतलब इधर पे 3 से है, मतलब तीनों अवस्थाएं जब एक ही लाइन में आ जाएं, वह बिंदु, वह टेम्परेचर जिसमें तीनों अवस्थाएं एक सी हों, तो ऐसे वाले बिंदु को साइंस में हम क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। अगला जो पॉइंट लिखा है जो आपने कई बार पढ़ा होगा साइंस में, गलनांक, क्वथनांक, हेमांक। तो यहाँ पर जो गलनांक है, आज गलनांक के बारे में जानना है कि गलनांक क्या कहलाता है। तो कोई भी साइंस का शब्द हो से अगर हम तोड़ते हैं तो उससे उसी का अर्थ निकलता है। जैसे इधर पर लिखते हैं हम गलनांक, गलनांक में अगर देखें हम कि इसका संधि विच्छेद करें तो गलन धन अंक होता है। गलन धन अंक का मतलब गलन से मिस मतलब गलना, और अंक मिस उसका नंबर। तो मतलब वह टेम्परेचर का नंबर, वह ताप जिस पर कोई वस्तु गल जाती है, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह वाला उसका गलनांक कहलाता है। जैसे ही अगर हम ये पेन लिए हैं, अगर इस पेन को हम गर्म करें 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं, जितने डिग्री सेल्सियस पर यह गल जाएगी, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, उस वाले ताप को, उस वाले नंबर को हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि गलनांक क्या कहलाता है। तो गलनांक ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है। जब कोई ठोस द्रव में बदलने लगे, कोई ठोस पदार्थ को अगर गर्म करें और जिस टेम्परेचर पर वह द्रव में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, तो वह उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक जो होता है वो ठोस वस्तुओं का होता है जिनका मतलब ठोस आकार है। जैसे लोहा होगा, कोई धातुएं हुई, ये सब ठोस हैं। प्लास्टिक होगा, ये ठोस है, तो इनका क्या होता है? गलनांक होता है। बर्फ का भी क्या होता है? गलनांक होता है। अब समझना, बर्फ एक ठोस अवस्था में होती है, सभी जानते हैं, परंतु अगर उसे हम ऊष्मा दें, बाहर से गर्म करें, तो वो पिघल जाती है, और पिघलने के बाद वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि गलनांक क्या है। तो ठोस का द्रव में बदलना ही गलनांक कहलाता है। इस लाइन को ध्यान रखना है, शब्दों को ध्यान रखना कि गलनांक क्या है, हेमांक क्या है, क्वथनांक क्या है। तो जो गलनांक है वो ठोस का द्रव में बदलना है, इतना ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ए कि अशुद्धि मिलाने पर ये गलनांक जो होता है वो घटता है। देखिए अशुद्धि मिलाने पर कैसा घटता है। अगर हम एक बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं और बर्फ़ है जो, बर्फ़ के टुकड़े में अगर हम अशुद्धि मिला दें, अशुद्धि मिला देते हैं, तो वही बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। अगर अशुद्धि नहीं मिलाएं, पानी बिल्कुल शुद्ध हो, शुद्ध पानी से बर्फ़ बनी हो, तो उसे मतलब पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम उसी बर्फ़ में कोई अन्य पदार्थ, उसी पानी में जब उसको बर्फ़ बनाया था उसमें अन्य पदार्थ मिला दें, बाहर से ठोस पदार्थ, और जब उसे हम गर्म करें तो कम ताप पर ही वो पिघल जाती है, क्योंकि जो उनके अणु होते हैं वे पास पास नहीं हो पाते हैं, उनके बीच दूरी बन जाती है, इसलिए वो जल्दी पिघल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि जब किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला देते हैं, जब किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला देते हैं तो वो जल्दी पिघल जाता है। अगर अशुद्धि नहीं होती है तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है। तो जितनी तुम अशुद्धि मिलाओगे वो उतना ही उसका गलनांक कम होगा। ये लाइन ध्यान रखना है। अगर किसी लोहा है, अगर लोहा में विभिन्न प्रकार की अशुद्धि मिली हुई है तो वो कम ताप पर ही पिघल जाएगा। अगर उसमें लोहा में अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, तो उसे अधिक ताप चाहिए होगा। ये ध्यान रखना है। तो गलनांक का मान बढ़ जाता है जब पदार्थ बिल्कुल शुद्ध होता है, और जितनी अशुद्धि होती है तो गलनांक का मान गिर जाता है। गलनांक कहलाता है वह टेम्परेचर का अंक जिस पर कोई पदार्थ गलता हो। ये गलनांक समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम हिमांक पर। हिमांक क्या कहलाता है? तो द्रव का ठोस में बदलना ही हिमांक कहलाता है। देखिए हिमांक का फिर संधि विच्छेद करते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं अगर हम हिमांक, और हिमांक में अगर देखें हम तो हिमधन अंक। हिमधन अंक का मतलब हिम मीन्स होता है बर्फ।
हिम मीन्स क्या होता है, बर्फ। हिम मीन्स बर्फ होता है, वो अंक मीन्स होता है उसका नंबर। मतलब वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पे कोई पदार्थ बर्फ में बदल जाए, मतलब अगर पानी है वो बर्फ जिस ताप पे बन जाए वो कहलाता है उसका हिमांक। जैसे जल है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है तो वह उसका हिमांक है। कहने का मतलब जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंच जाए तो वह उसका हिमांक कहलाता है। इधर पर लिखा भी है कि द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा। तो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग हिमांक होते हैं। तो द्रव का ठोस में बदलना क्या होता है, हिमांक। ठोस का द्रव में बदलना क्या होता था, गलनांक। ये 2 शब्द हो गए हैं। इसके बाद अगला लिखा है हमने इधर पर क्वथनांक। क्वथनांक क्या कहलाता है, तो यहाँ पे समझना है कि द्रव का वाष्प में बदलना क्वथनांक कहलाता है। अगर क्वथनांक का फिर संधि विच्छेद किया जाए, यहाँ पर जो लिखते हैं हम इधर पर क्वथनांक को, इसका संधि विच्छेद करें अगर, तो क्वथन धन अंक। क्वथन मतलब होता है उबलना। क्वथन मीन्स क्या होता है, उबलना। और अंक मीन्स वो नंबर, मतलब वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगे, मतलब क्वथन करने लगे, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। और क्वथनांक जो होता है वो द्रव का वाष्प में बदलना होता है। अगर कोई पानी है और पानी अगर उबलने लगे, जिस टेम्परेचर पर उबलने लगे, तो पानी का वो क्वथनांक कहलाएगा। वो नंबर कौन सा अंक कहलाएगा, क्वथनांक। तो जिस ताप पर तुम गर्म करते हो वो अगर वो उबलने लगे तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि जिस पर जो द्रव है वो वाष्प में बदलने लगे तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक समझ में आ गया होगा, हिमांक आ गया होगा, गलनांक आ गया होगा। और ये ध्यान रखना है कि जो गलनांक होता है, गलनांक ठोसों का होता है, क्योंकि गलते कौन है, ठोस पदार्थ गलते हैं। तो गलनांक ठोसों का होता है, हिमांक द्रवों का होता है, गैसों का भी होता है। क्योंकि गैस द्रव में बन जाए या द्रव ठोस में पहुंच जाए तो वो वाला कहलाता है उसका हिमांक। जबकि जो क्वथनांक होता है वो हमेशा द्रवों में होता है, क्योंकि जो उबलते हैं वो द्रव ही उबलते हैं, ठोस कभी नहीं उबलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि क्वथनांक जो होता है वो द्रवों का होता है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, और आगे अपना दिया हुआ है इधर पर संघनन। इसके लिए एक लाइन छोड़ दी है, ये वाली लाइन लिखी है कि अशुद्धि मिलाने पर जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। देखिए अभी हाल जो हमने इसमें पढ़ा था गलनांक में पढ़ा था कि अशुद्धि मिलाने पर वो घटता है। देखिए अशुद्धि अगर हम मिला देते हैं किसी ठोस पदार्थ में और फिर उसे गर्म कहते हैं तो वो कम ताप पर ही द्रव अवस्था में आ जाता था। इसलिए अशुद्धि मिलाने पर किसी पदार्थ का गलनांक का मान तो कम जाता है, परंतु अगर अशुद्धि मिला दें तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं द्रव की, अगर कोई पानी है और अगर पानी जो लिए हैं, अगर पानी बिल्कुल शुद्ध है उसे हम गर्म कहते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करके भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन अगर हम उसी पानी में नमक मिला दें या चीनी मिला दें या कोई बाहर से पदार्थ मिला दें तो वो जितने पे पहले उबल करके भाप बन के उड़ गया था वो उतने पर नहीं उड़ेगा, उसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये ध्यान रखना होता है कि अगर तुम बाहर से अशुद्धि मिलाते हो तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। परंतु इसमें उल्टा था गलनांक में कि अगर बाहर से उस पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हो तो गलनांक का मान कम जाता है। एग्जाम में आता रहता है कई बार कि किसी भी पदार्थ में अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा या कम जाएगा या बराबर रहेगा या कुछ भी आएगा एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जाम्पल आए हैं उसमें ऑब्जेक्ट आए हैं, तो ये ध्यान रखना है कि क्वथनांक जो होता है वो पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाता है, परंतु जो गलनांक होता है वो अशुद्धि मिलाने पर कम जाता है। एक दूसरे के जो अपोजिट हैं। इसके बाद अगली इधर पे हमने भाषा लिखी है, वो अगली लिखी है हमने संघनन की। संघनन का मतलब होता है संघनन। देखिए अगर इसका भी संधि विच्छेद करें हम संघनन का, ये लिखा है हमारा संघनन। संघनन में देखें संघ का मतलब होता है समूह, समूह का मतलब होता है जुड़ना। मतलब ऐसी अवस्थाएं, ऐसी इसमें ऐसी भाषा जिसमें कोई भी चीज़ जुड़ती हो, मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिल करके जुड़ते हैं तो उसे संघनन कहते हैं। जैसे हम देखें कि हमने कोई पानी नीचे से गर्म किया, वो भाप बन के वायुमंडल में उड़ जाए और उड़ने के बाद वहाँ पर भाप मिल करके जल का रूप पुनः ले मिल जाएं, जुड़ करके मिल जाएं, तो ऐसे को हम संघनन कहते हैं।
अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि अगर हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वही पानी भाप बन के उड़ने लगता है, परंतु अगर ऊपर हम कोई प्लेट रख देते हैं तो वो ऊपर नहीं जा पाता है और यहीं पर भाप जो होती है वो बूंदों के रूप में बन जाती है। इस प्लेट पर बूंदें बन जाती हैं, तो जो बूंदें बन जाती हैं वो किस वजह से बन जाती हैं? उस वाष्प का, उस भाप का पानी में बदलना, मतलब द्रव अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? तो वो संघनन कहलाता है। तो वाष्प का द्रव में बदलना, देखिए जितनी ये अवस्थाएं सबका परिवर्तन वाला हम पॉइंट समझा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों का मालूम अच्छे से होना चाहिए। एग्जाम्पल में सीधे सीधे तक आ जाता है कि वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन, या आएगा हेमांक या गलनांक, कोई तो ध्यान रखना है कि गलन कहलाता है या हेमनन कहलाता है या क्वथन कहलाता है या संघनन कहलाता है। तो वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। मतलब वाष्प मीन्स भाप और द्रव मीन्स पानी, भाप का पुनः पानी में बदलना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। और अगर पानी का भाप में बदलना क्या कहलाता है? तो ये ध्यान रखना, भाप का पानी में बदलना क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक संघनन का उल्टा है और जे वाला इसका उल्टा हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। और द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो हिमांक कहलाता है। और जे एक दूसरे के उल्टे हैं। क्वथनांक क्या है? तो क्वथन का कहलाता है। तो क्वथन का मतलब होता है कि द्रव का गैस में बदलना, जबकि गैस का मतलब भाप का पुनः द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा संघनन। जी हमारी 4 परिभाषाएं हुई हैं। इसके बाद अगली भाषा लेते हैं हम। इसमें लिखा है कैलोरीमिति का सिद्धांत। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है? कैलोरीमिति का सिद्धांत का मतलब क्या है? यहाँ पर हर शब्द को समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि भिन्न भिन्न ताप की वस्तुएं संपर्क में लेने पर, देखिए देखते हैं, अगर हमने इसके बारे में पहले ही अभी बताया है कि अगर हम भिन्न भिन्न ताप की 2 वस्तुएं लें, एक का ताप जैसे जाना हो 100 डिग्री सेल्सियस हो, एक का ताप ओनली 5 डिग्री सेल्सियस हो, इन्हें संपर्क में लें, मतलब इनको बगल में रख दें। ऐसा रखने के बाद हम कुछ समय बाद देखते हैं कि दोनों वाले जो वस्तुएं हैं इनका ताप समान हो जाता है। देखिए, तो जब भिन्न भिन्न ताप की 2 वस्तुएं हम संपर्क में लेते हैं, मतलब अलग अलग ताप हो, एक का ताप जाना हो, एक का ताप कम हो, उन्हें संपर्क में लें तो अधिक ताप वाले से कम ताप की ओर ऊष्मा तब तक आती है, उसका टेम्परेचर इसमें आता रहता है, जब तक आता है जब तक कि दोनों के ताप कैसे नहीं हो जाएं, समान नहीं हो जाएं। इसी वाले को हम साइंस की भाषा में कहते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसी को हम? कैलोरीमिति का सिद्धांत। अगर कहीं पर हम देखते हैं आम भाषा में समझने के लिए कि एक कुआ जाना भरा हो, एक कुआ कम भरा हो, कुएं दोनों पास में हो, तो जाना कुएं वाले का पानी कम कुएं वाले, मतलब जिसमें कम पानी है उसमें जब तक आता रहता है कि जब तक पानी का तल दोनों में समान नहीं हो जाए। इसी को साइंस की भाषा में यहाँ पर कह सकते हैं कि जब एक वाला का ताप, एक पदार्थ का ताप कम हो, दूसरे का जाना हो, तो दोनों को संपर्क में लेने पर, दोनों को पास पास रखने पर जाना वाले का ताप ऊष्मा के रूप में दूसरे में तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों के समान नहीं हो जाए। इसी को साइंस में कहते हैं किसका सिद्धांत? कैलोरीमिति का सिद्धांत। इसके बाद अगली भाषा लिखी है हमने इधर पे ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, ऊष्मा, देखिए इसका भी अगर संधि विच्छेद करते हैं ऊष्माधारिता का, देखिए जो संधि विच्छेद हर बार हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि तो मैंने भूलो ना और भूलने के चांस ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब तो हम जानते हैं क्या होता है, हीट होता है, गर्माहट होती है। और धारिता का मतलब होता है धारण करना, मतलब ऊष्मा का धारण करना ही, किसी पदार्थ में जो ऊष्मा के धारण करने की शक्ति है उसी को हम साइंस की भाषा में ऊष्माधारिता कहते हैं। यहाँ पर भाषा के रूप में क्या लिखा गया है कि ताप 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे ही हम ऊष्माधारिता कहते हैं। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन ए लिखी है, जे लिखी है अपनी क्या? W/Q बराबर J। देखिए W/Q/J का मतलब क्या है? W का मतलब कार होता है
और Q का मतलब ऊष्मा होता है बराबर में J। अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो W बराबर हो जाएगा J इंटू क्यू। यहाँ पे J एक नियतांक है। नियतांक इसलिए आ जाता है कि जब बराबर लगाया जाता है समानुपात की जगह पे तब नियतांक आता है। अगर J को गायब कर दें तो इधर पे हो जाएगा W समानुपाती Q। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु पे आप जितना काम करोगे तो उसमें उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी, या जितना आप ऊष्मा दोगे तो वस्तु उतना ही कार्य करेगी। इस आधार पर जो लाइन आई है W/Q। देखिए W कार्य है और कार्य के मापने की जो इकाई होती है, कार्य के मापने की इकाई क्या होती है? अभी हमने पहले बताया था कि कार्य होगा, इसके बाद ऊर्जा हुई और अपना ऊष्मा हुई, सबकी जूल थी, ठीक है ना। तो कार्य की भी इकाई क्या होगी? जूल होगी। और जो Q है वो Q क्या है? तो Q हमारा इसका ऊष्मा है। ऊष्मा है Q। तो ऊष्मा को किस में मापते थे? तो उसमें हम कैलोरी में मापते थे। किस में मापते थे? जूल में भी मापते थे, लेकिन कैलोरी में मापते थे। ई आधार पर इसकी जो इकाई हो जाती है वो हो जाती है, मात्रक हो जाता है किलो कैलोरी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से। और ऐसा ही मात्रक इसका होता है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं या किलो प्रति कैलोरी डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं। ये ऊष्मा धारता है। ऊष्मा धारता में यहाँ पे जो J का मान निकाला गया साइंस के द्वारा, वो यहाँ पर जो नियतांक आया था, जो ऊष्मा धारता कहलाती है, उसका मान आया था 4.186 जूल प्रति कैलोरी। जूल जो आया है वो इसकी W की वजह से आया है, कार्य की वजह से, और Q जो धारता है वो कैलोरी का आया है, इसलिए इसकी इकाई हो गई जूल प्रति कैलोरी। J का जो मान निकला है वो कितना निकला है? तो 4.186 निकला है। ये बात ऊष्मा धारता की हुई है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बची है कि जो अपन पढ़ रहे हैं आज ऊष्मा, ये तापक्रम कहलाता है। मतलब ताप से संबंधित है। हीट का मतलब ताप ही होता है, टेम्परेचर होता है। तो जो अपना ऊष्मा है, ई आधार पर जो बनाए गए हैं, कई ऐसे पैमाने बनाए गए हैं जिससे हम इस ऊष्मा को माप सकें कि इसमें इतना ताप है, इसमें इतना ताप है। इस आधार पर अभी फ़िलहाल में भारत में 4 पैमाने यूज किए जाते हैं। चारों के हमने तापक्रमों के इधर पर नाम लिखे हैं। पहला लिखा है सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना, केल्विन पैमाना। इनका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो सेल्सियस पैमाना है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा शरीर, जो मानव शरीर का तापक्रम होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आपने कई बार सीखा है कि 37 से 42 के बीच किसका टेम्परेचर होता है? तो वो मानव का होता है। जो थर्मामीटर से हम मापते हैं, तो थर्मामीटर से जब हम मापते हैं तो उस पर जो नंबरिंग डली रहती है वो अलग अलग होते हैं। एक फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, एक डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है, जिसे हम केल्विन पैमाना कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के पैमाना हैं। जो डिग्री सेल्सियस वाला पैमाना होता है उसमें गिनती 0 से 100 तक लिखी रहती है। तो जो सेल्सियस पैमाना है उसमें नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। इसके बाद जो फ़ारेनहाइट है, इसमें कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होती है। मतलब जो पूरी गिनती होती है वो 180 उसमें वर्गों में बटी रहती है। अगर 212 में से 32 घटाते हैं तो 112 ही 180 आएंगे। मतलब जो इसमें इस थर्मामीटर में, इस पैमाना में जो गिनती डली रहती है उसमें कितने वर्ग होते हैं, कितने अंतराल होते हैं? तो इसमें 180 अंतराल होते हैं। जबकि इसमें कितने अंतराल होते हैं? पहले वाले में 100 अंतराल होते हैं, जिससे हम अपना शरीर का तापमान मापते हैं। इससे भी फ़ारेनहाइट पैमाने से भी मापते हैं। देखा होगा तुमने कि व्यक्ति का जो ताप होता है वो 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98 फ़ारेनहाइट। अभी जो बुखार आए थे तो उसमें मापते हैं वो लगातार, तो उसमें जो 98 फ़ारेनहाइट आता है, एफ बना रहता है। अगर एफ बना रहता है तो इसका मतलब ये है कि उसने जो टेम्परेचर मापा है, आपका बुखार मापा है, तो वो किस में मापा है? फ़ारेनहाइट पैमाना से मापा है। और अगर उसमें डिग्री सेल्सियस आता है लिखा उस पर, तो समझ लेना उससे किसका यूज किया है? सेल्सियस पैमाना का यूज किया है। तो ये 180 वर्गों में बटा रहता है, पहला वाला 100 वर्गों में बटा रहता है। इसके बाद रोमर पैमाना होता है। इसके द्वारा जीवों के ताप मापे जाते हैं, जानवरों के ताप मापे जाते हैं। ये 0 रोमर से 80 रोमर तक होता है। तो 0 रोमर से 80 रोमर तक 80 वर्ग अंतरालों में बटा रहता है, 80 खंडों में बटा रहता है पैमाना। इसके द्वारा मापे जाते हैं रोमर पैमाना के द्वारा। इसके बाद एक केल्विन पैमाना होता है। केल्विन पैमाना में जो 273 केल्विन है, अगर 273 केल्विन में माइनस लगा दिया जाए, इधर पे -273 केल्विन कर दिया जाए, तो ये वाला कहलाता है
परम शून्य ताप। क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। कई बार एग्जाम में आते रहते हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो केल्विन है, केल्विन 273 केल्विन से 373 केल्विन तक उसमें लिखा रहता है, अंक डिवाइड रहते हैं। तो जे 100 उसमें बटा रहता है, 100 वर्ग अंतरालों में बटा रहता है। तो कितने भागों में उसमें बने हुए हैं पैमाने में, वो भी ध्यान रखना है। तो 273 से 373 केल्विन तक इसमें बना रहता है, ये केल्विन पैमाना का है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन ए लिखी है हमने आज के लिए कि जो ए वाला पॉइंट है आपको जो बिल्कुल रट लेना है कि ये जो चारों पैमाने हैं, इन चारों पैमानों में संबंध है। संबंध का मतलब अगर आपको दे दिया जाए कि आपका टेम्परेचर जो है, आपका टेम्परेचर मापने पर आया है 42 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए आपका कितना फ़ारेनहाइट है, आप कितने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है अभी आपका। मतलब कहने का ये है कि जब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को रोमर में, कहने का मतलब चारों में संबंध या चारों में बदलने की जो प्रक्रिया की जाती है, इस आधार पर वैज्ञानिकों ने ये संबंध दिया था। ये वाला संबंध आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे सीख लेते हो तो आप इन दोनों को लेकर के डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मान चेंज करके निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को ले लोगे तो इनमें चेंजिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपको ये आता है तो ये एग्जाम में कभी भी कोई पैमाना अगर बदलने के लिए आता है, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में पता लगाना है, तो इससे भूलने के चांस खत्म हो जाएंगे। आप तुरंत चेंज कर सकते हो। जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपका 98.6 फ़ारेनहाइट ताप मतलब टेम्परेचर है, तो आप सोचते हैं कि हमारा कितने डिग्री सेल्सियस है, आप तुरंत इसे यूज करके अपना टेम्परेचर चेंज करके पता लगा सकते हैं। तो देखिएगा इसमें जो C-0/100, ये 100 इसलिए है क्योंकि जो वो पैमाना है, वो पैमाना में जो वर्ग है मतलब जो बटे हैं, लाइनें खींची हैं, देखा होगा आपने थर्मामीटर देखा होगा। तो जो थर्मामीटर अपना होता है, तो जो थर्मामीटर बनाया जाता है, तो थर्मामीटर में जो इधर पे नंबरिंग डली रहती है, इधर पे जी, तो ये नंबरिंग जो डली रहती है वो 100 भागों में बटे रहती है। कितने भागों में? 100 भागों में, 0 से 100 तक जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे 100 बटे में किए गए हैं। इसके बाद आगे है F-32। तो F-32 देखिए पहला वाला नंबर माइनस कर रहे हैं, F-32 हर जगह यही कंडीशन है, पहला वाला नंबर माइनस कर रहे हैं और जो जितने वो वर्गों में बटा है वो पैमाना उसे अपॉन में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर F-32 और बटे में कितना? 180। 180 क्यों? क्योंकि इनका अंतराल के अंतर कितना है? इनका अंतर है 180। मतलब जितने अंतरालों में बटा है पैमाना वो बटे में लिखना है। इसके बाद R-0 और अपॉन में 80 है। ये 80 इसलिए है क्योंकि ये कितना अंतरालों में बटा है? 80 अंतरालों में बटा रहता है। इसके बाद K-273 किए गए हैं, अपॉन में 100 इसलिए क्योंकि इनका अंतर कितना है? 100 है। ठीक है ना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अगर ध्यान है तो आप कभी भी किसी भी पैमाने को चेंज कर सकते हैं। एक पैमाने को आप दूसरे पैमाने में बिल्कुल आराम से चेंज कर सकते हैं। कहीं कहीं अगर इसे आप काट के सीख सकते हैं, जैसे नीचे के नीचे जो क्रॉस हो जाएंगे ये वाले अपने, और भी काट सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 नम 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो ऐसा हो सकता है कि C/5 बराबर F-32/9 R/4 बराबर में K-273/5। बात वही है। ये अगर सीखते हो तो इससे आपको वर्ग अंतराल भी ध्यान रखेंगे और अगर क्रॉस करके आगे भी बढ़ा सकते हो। तो ये आज लाइन महत्वपूर्ण है। ये सभी भाषाएं जो आपको हमने बताई हैं, चाहे वो त्रिक बिंदु की हो, गलनांक की हो, हेमांक की हो, क्वथनांक की हो, संगणन की हो, इन सभी भाषाओं के बारे में, इन सभी शब्दों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो भाषा वाले क्वेश्चन बनते हैं साइंस में वो आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमावदार बनता है और एग्जाम मतलब जो उसमें मिलते हैं ऑब्जेक्ट में भी यही वाले मिलते हैं कि जब द्रव का वाष्प में बदलना होता है तो वो क्या कहलाता है। तो इन शब्दों के बारे में अगर आपको पता है तो आप वो लगा सकते हैं और ऊष्मा से संबंधित सभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।